Hello everyone, welcome back to my channel Priyanshi Biology Basics. In this video, we will understand chapter number 15 of class 9 science, that is improvement in food resources. So let's start with this chapter. As we know that living organisms need food to survive. अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सर्वाइवल और उनको वो फूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है. यूजुअली देयर आर टू सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो थ्रू एग्रीकल्चर वी गेट द फूड, और अगर एनिमल्स की बात करें तो थ्रू एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली क्या होता है? जब एनिमल्स को फॉर एग्जांपल हैन, काउ, बफेलोज को रेज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड मिल्क, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. अब बात ये आती है वाई देयर इज़ नीड टू इम्प्रूव द फूड प्रोडक्शन एफिशिएंसी. अब फूड प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि अब जो हमारी करंट सिचुएशन है क्या वो हमारी डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पा रही है. तो बात यह है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है. एज यू नो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक इवन मोर देन 1 बिलियन पीपल आर देयर. इसलिए हर साल बिलियन टन्स ऑफ फूड रिक्वायर होता है हमें. तो अब हम सोचें कि क्या करना चाहिए. तो पहला तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम थोड़ा सा लैंड एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं कल्टीवेशन के लिए. बट इंडिया ऑलरेडी एक इंटेंसिवली कल्टीवेटेड कंट्री है. अगर और लैंड को इंक्रीज़ किया गया तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हैं. इसलिए फूड प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को ही इम्प्रूव करना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो हमें पता है कि अलग अलग स्टेजेस पे कितने सारे लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हार्वेस्टेड क्रॉप्स अगर स्टोरेज एरिया में पड़ी है तो स्टोरेज एरिया में पड़े भी वो क्रॉप ख़राब हो जाती है. तो मतलब ओवरऑल फूड की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है हर स्टेज पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेवोल्यूशन फर्स्ट. रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री, कि कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे जिससे फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की गई. तो पहला था ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन में एक्चुअली क्या हुआ था, क्रॉप वेराइटीज़ और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की गई थी. नेक्स्ट वॉज वाइट रेवोल्यूशन. वाइट रेवोल्यूशन डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड था. तो दिस रेवोल्यूशन एंश्योर्ड द एफिशिएंट यूज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क. लेकिन इन रेवोल्यूशंस में हमें क्या इश्यूज फेस करने पड़े. इन रेवोल्यूशंस में एक्सटेंसिवली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया गया जिसकी वजह से नेचर में डिसबैलेंस देखने को मिला. तो इसलिए what we require is that there is need to increase the food production but without damaging the environment. तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. बट बिफोर दैट हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. यूजुअली 2 टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलती है, फूड क्रॉप एंड फॉडर क्रॉप. फूड क्रॉप वो होती है जो हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, लाइक सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट एंड स्पाइसेस. और फॉडर क्रॉप वो होती है जो लाइफ स्टॉक कंज्यूम करती है. लाइफ स्टॉक से यहाँ हमारा मतलब है एनिमल्स जिन्हें हम रेयर कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड मिल्क. उन्हें भी तो फूड की रिक्वायरमेंट होती ही है. ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द सीजनल वेरिएशंस भी हमने क्रॉप्स को क्लासीफाई करा है 3 टाइप्स में, विच इज़ राबी क्रॉप, ज़ेद क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप. राबी क्रॉप एक विंटर सीजन क्रॉप है जो कि नवंबर टू अप्रैल के टाइम पे सो की जाती है, फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम, पीस. ज़ेद क्रॉप समर सीजन क्रॉप है जो कि अप्रैल टू जून के टाइम पे सो की जाती है, फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर एंड मेलन्स. खारिफ क्रॉप की बात करें तो इट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप और जून टू अक्टूबर के टाइम पे इसकी सोइंग की जाती है, फॉर एग्जांपल पैडी, सोयाबीन एंड मेज़. अब हम पढ़ेंगे कि आखिर हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं टू इंक्रीज़ द क्रॉप यील्ड. तो फर्स्ट आता है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट हम है कि फर्स्ट स्टेज पर हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. मतलब जब हम सीड्स सो करते हैं तो एक ऐसी अच्छी वैरायटी के सीड्स को यूज़ करना जो कि एक अच्छी यील्ड दे हमें. सेकंड आता है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट.
क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में होता है कि अब हमने सीड तो सो कर दिया है, अब उस सीड को हमें ग्रो करवाना है, क्रॉप को हमें ग्रो करवाना है। तो उस टाइम पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ रिक्वायर होती है, लाइक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो उन सब टेक्निक्स में हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थर्ड होती है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन में आता है कि अब हमने क्रॉप्स को ग्रो कर लिया है, उनको हार्वेस्ट कर लिया है, तो उस टाइम पे क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी क्रॉप वैरायटी को ढूंढना जो कि एक अच्छी यील्ड दे सके। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है प्लांट ब्रीडिंग। Plant breeding is a science of improving genotype of plants by selecting and combining the desirable trait. प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम फॉर एग्जांपल दो क्रॉप्स को ले रहे हैं, दो डिफरेंट क्रॉप्स को ले रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वन क्रॉप है जिसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, और एक दूसरी क्रॉप है जो कि जिसकी स्ट्रेस टॉलरेंस की एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने उन दोनों क्रॉप्स के क्रॉस करवा दिया है और एक नई वैरायटी को प्रोड्यूस कर दिया है। अब उस नई वैरायटी में क्या होगा, मुझे ये दोनों ही ट्रेट्स देखने को मिलेंगी, डिजीज़ रेजिस्टेंस वाला भी और स्ट्रेस टॉलरेंस वाला भी। लेकिन जैसे पहले क्या था कि सिर्फ एक क्रॉप थी जिसमें सिर्फ डिजीज़ रेजिस्टेंस की एबिलिटी थी, दूसरी थी जिसमें स्ट्रेस टॉलरेंस की, बट मैंने दोनों क्रॉप्स को क्रॉस करवा दिया, जिसकी वजह से उस सिंगल क्रॉप में जो मैंने नई क्रॉप प्रोड्यूस की उसमें मुझे दोनों ये वैरायटी देखने को मिली। तो इस टेक्निक को कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। और अब इस प्लांट ब्रीडिंग को कैसे करवाया जा सकता है। यूजुअली दो टाइप की टेक्निक्स होती है जिससे हम ये प्लांट ब्रीडिंग करवा सकते हैं। फर्स्ट इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉसिंग करवाई जाती है। ये भी 4 टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। इंट्रावेराइटल, जिसमें वैरायटी सेम है लेकिन उस सेम वैरायटी में क्रॉप डिफरेंस है, दो डिफरेंट क्रॉप ली गई है उस सेम वैरायटी की। सेकेंड आता है इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल में वैरायटी डिफरेंट है और उन डिफरेंट वैरायटी की ही डिफरेंट क्रॉप्स ली गई है। इंटरस्पेसिफिक इज डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। इंटरस्पेसिफिक में जीनस सेम है बट जीनस के अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज है और उन डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को हमने क्रॉस करवाया है। देन कम्स इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक में 2 जेनरा लिए गए हैं, मतलब जेनरा ही डिफरेंट है, तो उन डिफरेंट जेनरा के ही इंडिविजुअल्स को हमने क्रॉस करवाया है। तो नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्चुअली क्रॉसिंग नहीं होती है, हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉसिंग करवाई जाती है, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस वाली कैपेबिलिटी है और एक में है स्ट्रेस टॉलरेंस वाली। तो अगर मैं उस डिजीज़ रेजिस्टेंस वाली क्रॉप में से उसका जीन निकाल लूँ और मैं स्ट्रेस टॉलरेंस वाली क्रॉप की वैरायटी में उसका जीन डाल दूँ, तो इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब मैं एक क्रॉप से जीन उठाकर दूसरे क्रॉप में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो जो नई क्रॉप्स जो प्रोड्यूस होती हैं उन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और ट्रांसजेनिक प्लांट। सो ये 2 टेक्निक है जिससे ये प्लांट ब्रीडिंग करवाई जा सकती है। नाउ कम्स फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैन बी डन। मतलब हम एक नई जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसमें क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन से बेनिफिशियल ट्रेट्स ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हायर यील्ड, मतलब इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर एकड़। मतलब जो क्रॉप हम प्रोड्यूस करें वो हमें पर एकड़ ज़्यादा यील्ड दे। सेकेंड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। मतलब जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जब हम पल्सेस करते हैं और हम कंज्यूम करते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे अंदर प्रोटीन जाए, तो हम पल्सेस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। ऑयल सीड्स ऑयल की क्वालिटी के लिए करते हैं कि ऑयल सीड में ऑयल की क्वालिटी अच्छी हो, थोड़ा जैसे प्रोटीन कार्ब्स है वो थोड़ा ऊपर नीचे इट्स फाइन, बट ऑयल की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। तो ऐसी इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ के लिए हम डाल सकते हैं एक नई अपनी वैरायटी में। देन कम्स बायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंस मिलना। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेस्ट्स हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, ये हार्म कर सकते हैं क्रॉप्स को, तो उनसे प्रोटेक्ट करना
कोई भी वैरायटी है जो इन बैक्टीरिया या फंगल इन्फेस्टेशंस को रेजिस्ट कर सके। और अबायोटिक स्ट्रेस लाइक जो क्लाइमेटिक एडवर्स कंडीशंस होती है, सैलिनिटी, ड्रॉट एक्सेट्रा, तो उनसे भी रेजिस्टेंस हो। फोर्थ इज चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब होता है कि टाइम ड्यूरेशन में चेंज, मतलब जब क्रॉप को हम सो करते हैं तो उसके जो सोइंग से उसके हार्वेस्टिंग तक का टाइम होता है उसको रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रॉप 1 साल ले रही है ग्रो करने में फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, तो अगर हम उस क्रॉप का टाइम ही रिड्यूस कर दें बाय क्रॉसिंग और बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, तो उससे क्या होगा, फार्मर्स उस एक ही क्रॉप को साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैच्योरिटी ड्यूरेशन चेंज करने की। फर्स्ट, दैट इट विल अलाउ द फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स अ ईयर। जैसे मैंने कहा कि वो सिंगल क्रॉप फॉर एग्जांपल 2 बार प्रोड्यूस हो सकती है एक साल में, जबकि पहले वो सिर्फ 1 बार हो रही थी। इससे क्रॉप की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होएगी, क्रॉप का लॉस भी कम होएगा, टाइम भी बचेगा और फ्यू रिसोर्सेज रिक्वायर, मतलब रिसोर्सेज भी कम रिक्वायर्ड होंगे। Then comes wider adaptability. Wider adaptability means ability of the crop to withstand extreme environmental conditions. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रॉप है जो कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो करती है, बट अगर वो क्रॉप लो टेम्परेचर पे भी ग्रो करने लग जाए तो फार्मर्स उसी क्रॉप को, उसी वैरायटी को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। मतलब जब हाई टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट में तब भी वो वैरायटी ग्रो की जा सकती है, और अगर जब लो टेम्परेचर होगा तब भी वो वैरायटी ग्रो की जाती है। तो फार्मर्स का बेनिफिट है इसमें। देन कम्स डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। कुछ और भी जैसे करेक्टरिस्टिक्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे फॉडर क्रॉप्स हैं। यूजुअली हमारी प्रेफरेंस ये रहती है फॉडर क्रॉप्स के लिए कि उनकी हाइट हो और अच्छी खासी ब्रांचिंग भी हो, तो हम वैसी वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। ड्वार्फनेस इन द सीरियल्स, ओके, एट्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। अब हमने एक नई वैरायटी तो बना ली है, अब हमने उस वैरायटी की सीड्स तो हमने लगा दिए, बट अब हमें उसे प्रोड्यूस करना है। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, using various methods to grow the crop plants and increase the food production without damaging the ecosystem। अब हमें ग्रो करना है, तो इसमें ये जो नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम कोई भी क्रॉप को जैसे फील्ड में से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाइक इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक कॉस्ट लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फर्टिलाइज़र्स हम दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यूजुअली फर्टिलाइज़र्स की जो कॉस्ट होती है ना वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द जो हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं ना, जो मेन्योर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उनकी कॉस्ट लो होती है, बट फर्टिलाइज़र की ज़्यादा। तो फिर ये ना कि आप जब क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा लग रहा है या फिर आप कम पैसे में ही क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये आ जाता है नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। नाउ फर्स्ट थिंग कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, एयर से, वाटर से, सॉइल से। जैसे कार्बन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एयर करता है, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट वाटर पूरी कर देता है, और बाकी जो हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं क्रॉप ग्रो करने में, वो सॉइल से मिल जाते हैं। व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जो कि प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप्स को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, ओके। अब बात ये आती है कि अगर इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, तो काफ़ी डिसएडवांटेजेस हमें, काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, एक रिटार्डेड ग्रोथ देखने को मिल जाती है कि अच्छे से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, डिजीज़ लगना स्टार्ट हो जाती है, पेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट पे। तो अब आता है कि हमें इन डेफिशिएंसी को पूरा करना है, तो उसके लिए हम एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और अब हम एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? पहला आता है मैन्योर। हम मैन्योर दे के उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। मैन्योर क्या है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है
जो कि एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट को डीकम्पोज करके बनाया जाता है। ये भी फर्दर टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट क्या होता है? कॉम्पोस्ट में फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स को डिकम्पोज करके ये कॉम्पोस्ट बनाया जाता है। बट इसकी एक चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट कि इसमें टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, जो पिट्स होते हैं ना, फील्ड में पिट्स होते हैं, तो उसमें ये सारा मटेरियल जो है वो डाल दिया जाता है इन अ पर्टिकुलर मैनर, लेयर्स वगैरह बना के प्रॉपर, और उसको एक छोड़ दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मंथ्स लग जाते हैं इसको बनने में, तो मंथ्स के लिए इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है पिट्स में, और वो अपने आप कंपोस्ट में, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये अपने आप कंपोस्ट में चेंज हो जाता है। इट इज़ वेरी मच रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड द न्यूट्रिएंट्स। इसको टाइम लगता है बनने में, थोड़ा मंथ्स, महीने लग जाते हैं बनने में, बट इट्स अ वेरी गुड मैन्योर। देन कम्स वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इज सिमिलर टू द कंपोस्ट, बट द थिंग इज़ कि इसमें अर्थवॉर्म्स यूज़ होते हैं डीकम्पोजिशन के लिए। अर्थवॉर्म्स डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म्स के बेनिफिट क्या है? अर्थवॉर्म्स को क्यों यूज़ किया जाता है? पहला बेनिफिट, इट प्रमोट सॉइल एरेशन। जब अर्थवॉर्म सॉइल में मूव करते हैं तो स्पेसेस क्रिएट करते हैं, जिससे इजीली सॉइल में ऑक्सीजन आ जाती है और सॉइल की एरेशन हो जाती है। सेकेंड, स्कैवेंज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो अर्थवॉर्म है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थर्ड आता है क्रश एंड मिक्स सॉइल पार्टिकल। तो अर्थवॉर्म जो सॉइल के बड़े बड़े मोटे मोटे जो क्लस्टर्स बन जाते हैं सॉइल में, सॉइल पार्टिकल्स के, उनको ब्रेक करके बाकी के सॉइल पार्टिकल्स के साथ इवनली वो मिक्स कर देते हैं। इसलिए अर्थवॉर्म्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तभी तो हम उनको फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं। कि आपने सुना होगा कि इट इज़ वेरी कॉमनली कॉल्ड एज फार्मर फ्रेंड्स। देन कम्स ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, क्रॉप को ग्रो करने से पहले इसमें आता है कि हमने अभी तक सीड्स डाले नहीं हैं फील्ड में, उससे पहले हमें ये ग्रीन मैन्योर का प्रोसेस करना पड़ता है। क्या करना होता है कि एक्चुअल जो हम क्रॉप ग्रो करने वाले हैं उसकी सीड डालने से पहले हम एक दूसरी टाइप की प्लांट्स को ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल सन हेम्प, ग्वार, इन प्लांट्स को हम फील्ड में ग्रो करते हैं, और ये जब इनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है तो इनकी मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग का मतलब कि सॉइल पर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर फॉर्म की जाती है, जैसे सॉइल को प्लग किया जाता है उन क्रॉप्स के साथ ही, और एक प्रोटेक्टिव लेयर सी बना देते हैं। कह लो कि इन जो हमने प्लांट्स ग्रो किए इनको मिक्स कर दिया जाता है सॉइल के साथ, ताकि मॉइस्चर और टेम्परेचर रेगुलेट रहे, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करता है ये। तो अच्छे से इसकी मल्चिंग की जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी जाती है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, लाइक डीकम्पोजिशन के लिए, ताकि ये अपने आप नेचुरली डीकम्पोज होता रहे बाय द नेचुरल डीकम्पोजर्स। इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है कि ना जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से एनरिच्ड हो जाती है। तो इसका ये बेनिफिट है। और उसके बाद सीड्स को सो किया जाता है, इससे जो हमने क्रॉप ग्रो किया उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिल जाता है ना। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर? हमने देखा कि इट एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, इट इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर, it increases the water holding capacity of the sandy soil, increases the drainage in the clayey soil and avoid the water logging। जैसे मैंने कहा ना कि भाई एक तो सॉइल इरोजन को भी ये प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जबकि नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल से ही हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्ट, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, जो फार्म वेस्ट निकलता है, तो वो भी रिसाइकिल हो जाता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स। Fertilizers are commercially produced synthetic chemical substances added to the soil। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, और फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी हम प्लांट्स को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर्स वो है NPK फर्टिलाइजर्स। NPK मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। नाउ व्हाई देयर इज़ नीड टू यूज़ द फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स किस लिए हेल्प करते हैं? अगर हम बात करें इनके एडवांटेज की, तो वो है दैट इट एनहेंसेस द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एज वेल एज इंक्रीज द क्रॉप यील्ड।
अब उसके मेजरली क्या फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट. हाउ? तो समटाइम्स एक्चुअली क्या होता है कि ना जो प्लांट्स हैं वो फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है ड्यूरिंग इरिगेशन के टाइम पे या फिर रेनफॉल के टाइम पे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं सॉइल में वो बहकर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है. एक तो ये पॉइंट जिसकी वजह से दीज आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. सेकेंड, इनका कॉन्टीन्यूस यूज़ सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है. ऑल्सो एज वी नो कि जो सॉइल में बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और हार्मफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. तो इसका कॉन्टीन्यूस यूज़ उन जो गुड माइक्रोब्स होते हैं उन पे भी इफ़ेक्ट डालता है. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? Organic farming is a farming system which uses organic manure, biofertilizer, biopesticide along with the healthy cropping system instead of the harmful chemical fertilizers. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि ना इसमें क्या होता है कि जो फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. यहाँ पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या सिंथेटिकली प्रोड्यूस हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है. ऑल्सो एक इफेक्टिव क्रॉपिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स के क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं, क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इनका भी यूज़ किया जाता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स के. नाउ वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए? तो इसके पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट हेल्प्स टू ओवरकम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट थिंग ये पोल्यूशन नहीं करता है क्योंकि हम इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड, इट मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर. तो इससे नेचर में भी डिसबैलेंस नहीं क्रिएट होगा. थर्ड, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द अटैक बाय द पेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज़ इरिगेशन. अभी हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा एंड द नेक्स्ट इज़ इरिगेशन. तो इन इंडिया क्रॉप प्रोडक्टिविटी लार्जली डिपेंड्स ऑन टाइमली मानसून एंड सफिशिएंट रेनफॉल. इंडिया में जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो मानसून पे डिपेंड करती है, तो फिर इरिगेशन टेक्निक्स को यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी? सो द फर्स्ट रीज़न वॉज टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर इन वाटर स्कार्स एरिया. वाटर स्कार्स एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो हमें इरिगेशन टेक्निक्स वहाँ भी काम आ सकती है जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, तो हम वहाँ पे भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं. Second comes to ensure crops get water at right stage during their growing season. सेकेंड रीज़न ये आता है ताकि क्रॉप्स को उनके प्रॉपर स्टेज पे पानी मिल सके. यूजुअली पुअर मानसून के कारण क्या होता है, जब क्रॉप को पानी चाहिए होता है तब उन्हें मिलता नहीं है, और जब नहीं चाहिए होता है तब उन्हें मिल जाता है. तो ताकि क्रॉप्स को प्रॉपर स्टेज पे पानी मिल सके, इसलिए भी इरिगेशन टेक्निक्स की ज़रूरत हमें पड़ती है. तो यहाँ पे हम कुछ इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ वेल्स तो हमें पता है, वेल्स हमें ग्राउंड वाटर प्रोवाइड करता है. ग्राउंड वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द इरिगेशन. 2 टाइप के वेल्स होते हैं, डग वेल्स और ट्यूब वेल्स. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डग वेल्स में वाटर गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बेरिंग स्ट्रेटा. यूजुअली जो डग वेल्स होते हैं ना, उसमें देखो जो सरफेस एरिया है ग्राउंड का, तो सरफेस एरिया के अबाउट 15 मीटर्स डीप जो पानी जो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, डग वेल्स वहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है. और जो ट्यूब वेल्स होते हैं वो थोड़े डीपर स्ट्रेटा से, जो सॉइल की लेयर्स होती है, थोड़ा सा डीपर स्ट्रेटा से वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है. एंड दोनों केसेस में वाटर इज़ लिफ्टेड बाय द पम्प्स. सेकेंड कम्स कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि जो फील्ड्स में ना कैनाल्स बना दी जाती है, और जो कैनाल्स हैं उनको वाटर कहाँ से मिलता है? रिवर से. जो रिवर से वाटर कैनाल्स में आता है, और कैनाल्स फील्ड में बना दी जाती है और फर्दर ऑन ब्रांच्ड कर दी जाती है. जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, कैनाल सिस्टम के डायग्राम में ये मेन कैनाल है. यहाँ पे जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है? वो रिवर से पानी आया है कैनाल्स में, और कैनाल्स की फर्दर ये देखो ब्रांचिंग कर दी गई है ताकि जो पानी है वो पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. ओके, नाउ द थर्ड इज़ रिवर लिफ्ट सिस्टम. रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है वो डायरेक्ट रिवर से ही आता है. ये उन रीजन्स में यूज़ होता है जहाँ पे कैनाल सिस्टम पॉसिबल नहीं होता, तो रिवर से डायरेक्ट वाटर लिया जाता है. फॉर एग्जांपल हम इस डायग्राम में अगर देखें, दिस इज़ द वाटर सोर्स, ये रिवर है,
तो क्या किया, यहाँ पे एक पंप लगा दिया गया है, पंप रिवर से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब ये पंप से जो वाटर है ये एक रिजर्वॉयर में जा रहा है। डिपेंड करता है, या तो आप डायरेक्टली इसको फील्ड में भी पानी प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर क्या करें, फील्ड में एक रिजर्वॉयर बना दिया है, तो जो पंप है यहाँ से रिवर से वाटर लेके वो रिजर्वॉयर में जा रहा है वो वाटर, और फिर रिजर्वॉयर से वो फर्दर ऑन फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट दिस फोर्थ इज टैंक्स। टैंक्स क्या होते हैं, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर होते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे टैंक्स में हम सिर्फ इरिगेशन पर्पज़ के लिए ही पानी को स्टोर कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए, वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी टैंक में पानी स्टोर किया जाता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक टैंक है जहाँ पे वाटर स्टोरेज बनाया गया है। ऑल्सो जो टैंक्स है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी हेल्प करते हैं। हम इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि ये डग वेल है और ये ट्यूब वेल है। नाउ द नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न। फर्स्ट वॉज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सेकेंड वॉज इरीगेशन एंड नाउ द थर्ड इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट वेज टू ग्रो क्रॉप्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लैंड एरिया। फील्ड में क्रॉप्स को उस पैटर्न में ग्रो करना, उस डेफिनेट पैटर्न में या फिर उस तरीके से ग्रो करना कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें फील्ड का। सो द फर्स्ट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। इस डायग्राम में अगर इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर 3 क्रॉप ली गई है, ये फर्स्ट क्रॉप है, ये सेकेंड क्रॉप है और ये थर्ड क्रॉप है। तो क्या किया गया है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब इन तीनों क्रॉप को मिक्सडली ग्रो किया गया। जैसे अगर जो क्रॉप 1 है, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, तो देखा जाए ये ग्रीन क्रॉप यहाँ भी है, 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 और सेम विद द क्रॉप 2 एंड क्रॉप 3। तो इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि 2 और मोर क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना, बट नॉट इन द स्पेसिफिक पैटर्न। मिक्सडली हमने ग्रो किया है, फील्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की गई है, इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके एग्जाम्पल हैं वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड। इसका एडवांटेज क्या है, सेव एटलीस्ट 1 क्रॉप ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। यूजुअली क्या होता है कि अगर एडवर्स कंडीशन आ गई, फॉर एग्जांपल पैथोजेंस ने ही अटैक कर दिया, तो यूजुअली क्या होता है, हर क्रॉप का अपना पैथोजन होता है। ये नहीं कि अगर कोई पर्टिकुलर पेस्ट है तो वो सारी क्रॉप को अफेक्ट करेगी, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। वो जो एक पर्टिकुलर पेस्ट होता है वो अपनी एक पर्टिकुलर क्रॉप को ही उस पर्टिकुलर क्रॉप में ही इन्फेस्टेशन करता है। तो अगर वो एक क्रॉप में अगर फॉर एग्जांपल एक पैथोजन ने एक क्रॉप में इन्फेस्टेशन कर दिया, लेकिन बाकी क्रॉप्स तो उस टाइम पे सेव हो जाएगी, तो ये इसका एडवांटेज होता है। सेकेंड कम्स इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली बट इन अ डेफिनेट पैटर्न। तो इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक पैटर्न में हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये 3 क्रॉप्स हैं, ये फर्स्ट क्रॉप है, सेकेंड और ये थर्ड। हमने एक पैटर्न, हमने यहाँ ऑल्टरनेटिवली क्रॉप्स को अरेंज किया है, हमने मिक्स नहीं किया है क्रॉप्स को, हमने ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज किया है। तो ये होता है इंटर क्रॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल मेज प्लस सोयाबीन। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉप सिलेक्टेड हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। यहाँ पे जो क्रॉप को सिलेक्ट किया गया है इनकी अपनी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है। ये नहीं कि सभी क्रॉप्स को एक ही टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लो कि इन सभी क्रॉप्स को बोरोन, नाइट्रोजन और कैल्शियम चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी क्रॉप की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, किसी क्रॉप की कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे क्या होगा कि जो ये सारी क्रॉप्स हैं, जो फील्ड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। नाउ द थर्ड इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या है, ग्रोइंग 1 क्रॉप इन सेम फील्ड कॉन्टीन्यूसली रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि देखो, अगर हम किसी फील्ड में एक ही क्रॉप को बार बार प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक फील्ड है, हमने वहाँ पहले साल में भी वीट ग्रो करी, दूसरे में भी, उसके बाद एक फर्स्ट टाइम हार्वेस्टिंग हो गई, फिर हमने दूसरी बार भी वीट को ही हमने ग्रो करा, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करी, फिर थर्ड टाइम भी हमने वीट को ही ग्रो किया। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, बिकॉज वो वीट क्रॉप तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रही है ना।
और बार बार यूटिलाइज कर रही है, रिप्लेनिश होने का चांस ही नहीं बैठ रहा सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश ही नहीं हो पा रहे हैं सॉइल में, तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जा रही है, जिसकी वजह से पैथोजन का अटैक भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन वाली टेक्निक में, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे फर्स्ट टाइम पे आपने वीट ग्रो करी, फिर उसकी हार्वेस्टिंग के बाद आपने वीट नहीं ग्रो करी, उसके बाद आपने कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर दी, फॉर एग्जांपल आपने सोयाबीन ग्रो कर दी। तो ये होता है कि एक ही क्रॉप को बार बार ना ग्रो करना, एक सक्सेशन में कि पहले कोई दूसरी क्रॉप करी, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी क्रॉप करी, ताकि न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। इफ़ डन प्रॉपरली 2 or 3 crops can be grown in a year with a good harvest. Now क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हमारा थर्ड स्टेज आ गया है कि अब हमारी क्रॉप ग्रो हो रही है और अच्छी खासी ग्रो हो गई है, हार्वेस्टिंग स्टेज पर पहुंच गई है, तो उस टाइम पे हम क्रॉप को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों से डैमेज मिलता है हमें हमारी क्रॉप्स को। पहला तो होता है वीड। एक तो वीड्स हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल होती है। सेकंड हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, पेस्ट अटैक्स के बारे में, और फिर थर्ड हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है। फर्स्ट इज़ वीड। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट ग्रोन इन द फील्ड, फॉर एग्जाम्पल जैंथियम, पार्थेनियम। वीड क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब हम कोई भी ऐसे क्रॉप पूरी फील्ड में ग्रो करते हैं तो कहीं बीच बीच में से कोई अलग ही क्रॉप ग्रो हो जाती है जो कि हमने ग्रो भी नहीं की होती है, और अपने आप ही कोई भी एक्स्ट्रा सी क्रॉप फील्ड में ग्रो हो जाती है, तो उसे कहते हैं वीड। कोई भी अनवांटेड प्लांट का ग्रो होना फील्ड में। जैसे अगर इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे ग्रास हम देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रास ग्रो हुई है, राइट। और ये देखो, ये अपने आप ही अलग से ये प्लांट्स ग्रो गए हैं, तो ये वीड है। इस केस में ये वीड है बिकॉज ये अनवांटेडली ग्रो है, हमने नहीं इसे ग्रो किया, तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो इन जैसे वीड ग्रो तो होगी, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब हम क्यों नहीं चाहते कि वीड्स ग्रो हों। बिकॉज दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। तो क्या होता है, अब देखो अभी है तो ये प्लांट्स ही ना, राइट, है तो ये प्लांट्स ही, तो ये भी न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगे, ये भी स्पेस एक्वायर करेंगे, ये भी लाइट लेंगे, राइट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, राइट। तो वो ये भी तो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करेंगे, मतलब जो हम एक्चुअल में जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनके लिए तो न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाएंगे, उनका तो स्पेस इन वीड्स ने ले लिया, तो जो हम मेन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनके लिए तो डिसएडवांटेज हो जाएगा ना। इसलिए वीड को हम कंट्रोल करते हैं। तो अब हम वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ हैंड पुलिंग, मतलब वीड्स को हाथों से ही निकाल दो। सेकंड आता है मोइंग। मोइंग में क्या होता है, एक मशीन होती है मोअर, उससे वीड प्लांट्स को रिमूव करना। सेकंड आती है क्रॉपिंग टेक्निक्स। जैसे हमने पढ़ा कि जो क्रॉपिंग टेक्निक्स होती है, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, अगर हम ये वाली टेक्निक्स को भी यूज़ करेंगे तब भी हम वीड को प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्थ आता है यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। ये जो हर्बिसाइड्स, फंजिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना, अगर हम ये भी स्प्रे कर देंगे ना तो भी हम वीड को ग्रो करने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, ये ग्लाइफोसेट, ये एक टाइप का वीड कंट्रोल पेस्टिसाइड है जिसे हम जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट, अब पेस्ट के अटैक को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेस्ट कैसे अटैक करता है प्लांट्स में। यूजुअली 3 टाइप के होते हैं इंसेक्ट्स, च्यूइंग इंसेक्ट, सकिंग इंसेक्ट और इंटरनल फीडर। च्यूइंग इंसेक्ट क्या करते हैं, दे कट द स्टेम, रूट और लीफ विद देयर च्यूइंग माउथ पार्ट। सेकंड सकिंग इंसेक्ट, तो वो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ से जो सेल सैप होता है उसे सक कर लेते हैं और ऐसे प्लांट को हार्म करते हैं। थर्ड होते हैं इंटरनल फीडर्स। इंटरनल फीडर्स बोर into the stem and fruits and harm the crop yield। तो ये इन 3 ways में जो ये इंसेक्ट पेस्ट हैं वो प्लांट्स को हार्म करते हैं। तो इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो एक तो मेथड है रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करो। जैसे हमने वो पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली टेक्निक्स हमने पढ़ी थी।
तो उसके थ्रू हम एक तो रेजिस्टेंट वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं, वो वैरायटी जो कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो। फर्स्ट तो ये। सेकंड आता है डीप प्लगिंग। अगर समर टाइम पे अगर हम डीपली प्लग करें तो भी पेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, पेस्ट के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि ये प्लांट है और ये है ये इंसेक्ट पेस्ट है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे होल कर दिया है इन्होंने, तो ऐसे हार्म कर देते हैं। नाउ द थर्ड इज डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन। पैथोजन से हमारा मतलब है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, नेमाटोड्स। ये डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं प्लांट्स में, डिफरेंट टाइप की डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं। जैसे प्लांट्स में क्लोरोसिस हो जाता है, मतलब येलो पिगमेंटेशन आने लग जाता है, ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं लीव्स पे, जैसे देखा भी होगा। तो ये सब बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस इनके अटैक की वजह से होता है। तो यूजुअली उस टाइम पे क्या होता है कि जो डिजीज़ हैं वो डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र कर जाते हैं, तो इसको भी प्रिवेंट करना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज़ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। मतलब अब जैसे हमने हार्वेस्टिंग की है, हम ग्रेन्स स्टोर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर स्टोरेज एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर। अब हमें पता है कि काफ़ी क्रॉप्स होती है जो एक अपने पर्टिकुलर सीज़न में ही ग्रो की जाती है, लेकिन अगर हम उनके ग्रेन्स को स्टोर करके रख लें तो हम नॉन सीजनल टाइम पे भी उन ग्रेन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उन क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज हुआ तो फिर ग्रेन्स ख़राब हो जाएंगे, तो उस केस में वेस्टेज और स्पॉइलेज हो जाएगा फूड का। तो यूजुअली फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। फर्स्ट है बायोटिक फैक्टर। जैसे हमने कहा, जो अगर इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स होते हैं, जो रैट्स स्क्विरल्स होते हैं, माइट, फंजाई, ये ग्रेन्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अबायोटिक फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। स्टोरेज एरिया में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हुआ या फिर टेम्परेचर हाई हुआ, तब भी ग्रेन्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। व्हाट दे डज, तो एक्चुअली करते क्या है ये जो फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स, ये कैसे हार्म करते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट्स को। फर्स्ट कि डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ ग्रेन की क्वालिटी को डिग्रेड कर देंगे। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कॉजेज फंगल इन्फेस्टेशन। फंजाई कब लगती है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, तो फिर फंगल इन्फेस्टेशन के कारण देर विल बी द डिसकलरेशन एंड द लॉस इन द वेट ऑफ दैट ग्रेन। हाई टेम्परेचर फेवर्स माइक्रोबियल ग्रोथ। हाई टेम्परेचर होगा तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी फेवर की जाएगी, तो इससे ओवरऑल क्या होगा, कमर्शियल वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब फार्मर्स जो वो ग्रेन्स है वो सेल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी ही कम हो जाएगी, ना उनमें वज़न होगा, ना उनका प्रॉपर कलर होगा। इसलिए वी नीड टू टेक सम कंट्रोल मेजर्स। फर्स्ट, क्लीनिंग प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। तो स्टोर करने से पहले जो प्रोड्यूस है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, उसको अच्छे से क्लीन करना। सेकंड, प्रॉपर ड्राइंग इन द सनलाइट, ताकि मॉइस्चर कंटेंट ना रहे, इसलिए पहले ड्राई करना, पहले तो सनलाइट में और फिर शेड में। सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड इज़ फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट। तो उन केमिकल्स का यूज़ करना जो कि इंसेक्ट पेस्ट्स को किल कर सकते हैं। तो हम इन 3 मेथड्स के थ्रू जो ग्रेन्स हैं, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं, उनको स्टोरेज एरिया में प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में भी यूज़ हो सकें। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.